दिसुम गुरु नगरी जाकर वहां पे ऐलान कर दिया जोतो ना यार। अब वहां उस जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स 2 बनाना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है, उनके पिताजी के खिलाफ है। शराब से जो है कि पैसा वसूलना है, टैक्स, तो इनको तुरंत नियमावली और नीति बनाने में टाइम ही नहीं लगता है। इनको जो है कि बालू से 200 करोड़ 400 करोड़ इकट्ठा करना है, तो उसके लिए नीति बनाने में इनको टाइम नहीं लगता है। लेकिन जहां आदिवासियों को अधिकार देने की बात होती है, 3 साल में 3 ड्राफ्ट, वो भी 0 बटा। कौन सी ऐसी ताकत है जो इंडिया गठबंधन की सरकार को पेशा कानून झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने नहीं दे रही? ये सवाल उनको बहुत अंदर से चोट पहुंचाया। उसके बाद रिश्ते खराब हुए। नौकरशाह है ना, ब्यूरोक्रेट्स सरकार को डरा रहे हैं कि यदि आपने ग्राम सभा को दे दिया तो ये तो लघु खनिज तो ग्राम सभा का अधिकार है, तो सारा पैसा तो उनके पास जाएगा, आपके पास कहाँ पैसा आएगा? जेवरी गांव को देख के ही कोई दूसरे लोग अगर खुद में ग्राम सभा को सशक्त करना चाह रहे हैं, एक तरह से कहिए कि पेशा लागू करना चाह रहे हैं, तो कैसे शुरू कर सकते हैं? गांधी जी का पंचायत व्यवस्था आप आदिवासियों के ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं, जबकि आदिवासियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था सदियों से चल रही है और उसी के बदौलत जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती दी और अभी भी चुनौती दे रहे हैं ना। कांग्रेस को एक बात हम लोगों ने समझा दिया कि यदि आपको आदिवासी इलाके में पुनः वापसी करना है तो पेशा कानून से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकता है। कानून और नियम आप आदिवासियों के लिए बनाएंगे और उनको बुलाएंगे नहीं, उनके मतलब पारंपरिक अगुवा को, ऐसा कैसे चल सकता है? 2001 में झारखंड में एक उपयुक्त नियमावली बनाकर पेशा कानून को लागू कर दिया गया होता तो जिस तरह से विस्तार हुआ है बाहरी आबादी यहाँ पर, वो रुक जाता। 1500 करोड़ रुपया जो 4 जिले के डीसी 6 जिले के डीसी ने मिलके ऐसे जगह खर्च किया जहाँ खर्च ही नहीं करना। आने वाले समय में देखिएगा कि हम लोग बड़े खनिज, कोयला पर भी हक मांगेंगे, आयरन पर भी मांगेंगे, बॉक्साइट पर भी, सब पर मांगेंगे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तब ये खनिज संपदा किसके थे, जमीन किसका था, जंगल किसके थे, नदी और पहाड़ किसके थे? हमारे पुरखे के थे। दोस्तों, झारखंड में एक ऐसा कानून है जिसे लागू कराने के लिए पिछले 28 सालों से जद्दोजहद चल रही है। लगातार आदिवासी समाज संगठन कह ले इसे लागू कराने के लिए सड़कों पर है। सरकार से जितनी भी सरकारें अब तक झारखंड में हैं आई हैं, उनसे बार बार प्रार्थना कर रही हैं या फिर कह ले आंदोलन कर रही हैं कि ये कानून लागू हो जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेशा कानून की। बीजेपी का शासनकाल हो या फिर जेएमएम का शासनकाल हो या फिर गठबंधन का हो, हर बार ये कोशिश की गई है कि इस बार इस सरकार में तो पेशा कानून लागू हो जाए। सरकार ने कई बार ड्राफ्ट मांगे, कई बार सुझाव मांगे, संगठनों ने कई बार सुझाव भी दिए, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन सबसे खास बात कि 1-2 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार इस कानून को लागू कराने के लिए चाहे जो भी सरकार हो वो जद्दोजहद जारी है। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लैनसंग डुंगडुंग जी हैं। किसी नाम के मोहताज नहीं है। खासकर पेशा के मामले में हर एक गांव के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग, हर एक आदिवासी इलाका इनको जानता है कि कितनी प्रखरता के साथ ग्लैनसंग डुंगडुंग जो है पेशा कानून को लेकर सरकार से एकदम बातचीत करने में लगे हुए हैं और खामियां बता रहे हैं और कैसे कैसी चीज़ों को लागू करना है ये भी बता रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो हमारे चैनल लोकतंत्र 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, स्वागत के साथ कुछ हमारे सवाल हैं और हमें लगता है ये सवाल एक आम जनता की भी है जो समझना चाहती है पेशा को। कई बार हम आपसे साक्षात्कार भी कर चुके हैं पेशा को लेकर, लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस इस विषय पर आ रही है, क्योंकि आपने शुरू से पूरे सरकार से ये बताया है कि ड्राफ्ट में कमियां हैं, उस ड्राफ्ट को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन कांग्रेस की जो पहल है, क्या लगता है अच्छी पहल है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शक और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस विमर्श में जो आपकी भूमिका होनी चाहिए, आपने वो भूमिका बहुत बेबाकी से निभाई है। देखिए, जहाँ कांग्रेस की बात आपने कहा, कांग्रेस को एक बात हम लोगों ने समझा दिया कि यदि आपको आदिवासी इलाके में पुनः
वापसी करना है, तो पेशा कानून से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बीजेपी बिल्कुल भी बैकफुट में चली जाएगी। वो कारण उसका यह है कि चूँकि झारखंड के 24 वर्षों में 16 वर्ष बीजेपी ने शासन किया है। अब ये इन 16 वर्षों के अंदर इनके 3 मुख्यमंत्री रहे, माननीय बाबूलाल मरांडी, माननीय अर्जुन मुंडा और माननीय रघुवर दास साहब। इन तीनों के शासन काल में इन्होंने एक ड्राफ्ट तक पेशा नियमावली का प्रस्तुत नहीं कर पाया, बल्कि इस कानून के विरोध में, मतलब जब ये सत्ता में आए शुरू में 2000 में, तब 2001 में कम से कम इनको पेशा नियमावली बनाना देना था। पेशा नियमावली बनाने के बजाय इन्होंने असंवैधानिक तरीके से संविधान के अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254 का उल्लंघन करते हुए राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड पंचायत राज अधिनियम को थोप दिया। JPRA। हाँ, JPRA, उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब JPRA को ही आप लाए हैं तो पेशा की क्या जरूरत है, क्योंकि ये दोनों में मौलिक अंतर समझना पड़ेगा। पेशा जो है वो इसीलिए आया क्योंकि ये हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना, उसको शासन की शक्ति और अधिकार देना, यही इसकी मूल मानसा या मूल भावना है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो पंचायत व्यवस्था हमारे ऊपर थोप रहा है, ये तो मूलतः गांधी जी की व्यवस्था है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये गांधी जी की नहीं, ये नेहरू ने लाया, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। लोग ऐसे बोले, तो मैंने देखा गांधी जी का जो किताब है ग्राम स्वराज, उसमें एक चैप्टर उन्होंने विशेष रूप से पंचायत व्यवस्था पर ही लिखा है। तो हम लोगों का कहना है कि ये गांधी जी का पंचायत व्यवस्था आप आदिवासियों के ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं, जबकि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था सदियों से चल रही है, और उसी के बदौलत जो है वो ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती दी, और अभी भी चुनौती दे रहे हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को बताने के बाद इनको समझ में आ गया कि एक तो माननीय बाबूलाल मरांडी ने गलती की, दूसरी बात माननीय अर्जुन मुंडा साहब ने भी गलती किया, जहाँ पे नगर पालिका नहीं होना चाहिए अनुसूचित क्षेत्र में। संविधान का अनुच्छेद 243 ZC1 बोलता है कि नगर पालिका व्यवस्था नहीं होगा अनुसूचित क्षेत्र में, लेकिन 2011 में उन्होंने नगर पालिका अधिनियम बनाकर अनुसूचित क्षेत्र में थोप दिया, और इसको एक तरह से अनुसूचित क्षेत्र को निगल लिया। सोचिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत होना है। उसी 5वीं अनुसूची का पैरा 6(2) में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करना है या उसको शॉर्ट करना है, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ महामहिम राज्यपाल को है, वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे विधानमंडल जो है कि ये आपका कानून बना लिया JPRA और नगर पालिका, और ये JPRA का धारा 1(2) में आप देखिए तो उसमें लिखता है कि ये नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट है कि इधर उधर घुमा के हमारा अनुसूचित क्षेत्र को निकाल लिया, लोगों को पता ना चले। तो शहरी क्षेत्र में बस बात को टोक के कह रहे दादा कि अगर शहरी क्षेत्र में नगर निगम नहीं होगा तो क्या होगा? उसमें व्यवस्था है ना, पेशा कानून धारा 4(O) में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाना है। जो आप देखिएगा कि हमारा पूरा मूवमेंट, चाहे झारखंड मूवमेंट को देखिए या फिर ब्रिटिश के साथ जो हमारे पूर्वज लड़े, ये किसके लिए था? ऑटोनॉमी के लिए था, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, सेल्फ रूल। तो उसी तरह का व्यवस्था शहर में भी करना है। जैसे गांव में ग्राम सभा हो गया, तो शहर में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कैसे शासन व्यवस्था चलाएंगे वो तो आदिवासी तय करेंगे ना, क्योंकि उनके इलाके हैं, हमारे इलाके। जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला वगैरह में वो लोग अपने इलाके में मतलब अपना चलाते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर अलग है। जैसे मुंडाओं के बीच में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था 4 स्तरीय है। संताल के बीच में आप जाएंगे तो शासन व्यवस्था 5 स्तरीय है। अगर खड़िया के बीच में जाएंगे तो आपको 3 स्तरीय मिलेगा। तो अलग अलग समुदाय में अलग अलग स्तरीय, तो उसी को तो आपको शासन की शक्ति और अधिकार देना है। कैसे देना है वो तो सरकार तय करेगी, और सरकार किसके साथ तय करेगी? पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लोगों के साथ तय करना चाहिए। अभी ये लोग क्या करते हैं, जैसे 15 मई को कंसल्टेशन बुलाया, उसमें हम लोग जैसे एक्टिविस्टों को बुलाया, कुछ 2-4 हथुमुंडा को बुलाया। हाँ नहीं, रेडिशन ब्लू में 2-4 हथुमुंडा को बुलाया, लेकिन वहाँ पे हमारा पढ़ा राजा कहाँ थे, हमारे मानकिन कहाँ थे? तो आप जो है शासन की शक्ति और अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन उनको तो बुला नहीं रहे।
मतलब सिंपल सा बात है, कानून और नियम आप आदिवासियों के लिए बनाएंगे और उनको बुलाएंगे नहीं, उनके मतलब पारंपरिक अगुवा को, ऐसा कैसे चल सकता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको हमने समझाया, तब इनको समझ में आया कि ये तो बहुत बेहतरीन अवसर है। इसीलिए आप देखेंगे कि 2-3 राउंड की मीटिंग हुई, उन्होंने हमें बुलाया भी, हमने सब कुछ दिया भी, और ये लोग बोलने भी लगे कि पेशा में JPR का कोई जो है कि कनेक्शन नहीं होगा, हैं। उसके बाद वे ये भी कह रहे हैं कि जो पेशा नियमावली बन रहा है उसमें 100% पेशा ही होगा, क्योंकि ये जो झारखंड सरकार, अबुआ सरकार और इससे पहले भी इनकी गठबंधन की सरकार, इन्होंने 3 साल के अंदर में पेशा नियमावली का 3 ड्राफ्ट लेकर आया, 3 साल, और ये तीनों ड्राफ्ट को हम लोगों ने मिलाया तो दिख रहा है कि तो घूम फिर के गांधी जी का जो पंचायत व्यवस्था उसी को आदिवासियों पर थोपना चाहते हैं, JPR को थोपना चाहते हैं। और इसमें देखिए कि इनकी जो जरूरतें हैं सरकार की, उनको शराब से जो है कि पैसा वसूलना है, टैक्स, तो इनको तुरंत नियमावली और नीति बनाने में टाइम ही नहीं लगता है। इनको जो है कि बालू से 200 करोड़ 400 करोड़ इकट्ठा करना है, तो उसके लिए नीति बनाने में इनको टाइम नहीं लगता है। लेकिन जहां आदिवासियों को अधिकार देने की बात होती है, 3 साल में 3 ड्राफ्ट, वो भी 0/0। हाँ, सन्नाटा। हाँ, वही है। और कांग्रेस पार्टी की जो क्रांति कर रही थी, अभी इधर कुछ दलित लोगों के साथ यहाँ पे इनकी मीटिंग हुई रांची में फिलहाल, उसके बाद ये लोग चुप हो गए, क्योंकि दलित लोग इनको धमका रहे हैं कि आपने आदिवासियों को पूरा अधिकार दे दिया तो हम लोग वोट नहीं देंगे। उधर जो है कि सदन लोग धमका रहे हैं, आपने आदिवासियों को अधिकार दे दिया तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो एक तरह से तो अभी क्या वोट के लिए पेशा में दिलचस्पी ले रही है? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। उनको लग रहा है कि इससे न सिर्फ झारखंड में बल्कि सारे आदिवासी राज्यों में हम जो है कि पूरा फिर से वापस जाएंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, चाहे वो माननीय के राजू साहब हो या माननीय मंत्री महोदय पंचायत राज विभाग की, निरंतर बोल रहे हैं कि पेशा नियमावली जो होगा झारखंड का, वो बिल्कुल एक मॉडल होगा, बाकी राज्य भी उसके लिए मांग करेंगे कि हमारा भी नियमावली ऐसा होना चाहिए। तो इसी से आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। कहा था कि पूरे देश का बेहतर पेशा कानून झारखंड में हम लागू, बिल्कुल बिल्कुल वही ये कह रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, जिस तरह से दोनों तरफ से बमबारी हो रही है, फिर इधर कुछ NGO समूह भी इनके ऊपर चढ़कर बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पेशा कानून पर, पेशा नियमावली पर बहुत एग्रेसिव कैंपेन करना शायद भारी पड़ रहा है। अभी ये गले की हड्डी बन गई, क्योंकि जो वादा हम लोगों से किया है उसको नहीं किया तो हम लोग इनके ऊपर चढ़ बैठेंगे। 29 में तो इनको साफ करना है, क्योंकि आप कर देना बिल्कुल, अगर एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया तो ये पूरा हमारा दक्षिण छोटानागपुर से साफ, समझ में आ रहा है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल। अगर पेशा नहीं लागू हुआ इन 5 सालों में तो हम वोट नहीं करेंगे, समझ बिल्कुल लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए तो आप अभी देखिए, हम लोग राजधानी से गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि पेशा कानून ऑलरेडी लागू है, विधिवत रूप से लागू नहीं है, लेकिन पेशा कानून, क्योंकि कानून में ही लिखा हुआ है, पेशा कानून का धारा 5 में, कि 1 साल के अंदर राज्य सरकारें अपने अनुरूप अगर कानून नहीं बनाती हैं, पेशा कानून के जो प्रोविजंस है उसको लेकर, तो फिर ये स्वतः लागू हो जाएगा। तो 24 दिसंबर 1996 से 24 दिसंबर 1997 यही डेडलाइन था, डेडलाइन तो खत्म हो गया, तो पेशा कानून लागू है। इसीलिए अब हम लोग गांव-गांव जाके वहाँ पे कार्यकारिणी समिति वगैरह बना रहे हैं और काम चालू है। एक सवाल है दादा, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी सुझाव लेने के लिए, शायद 200-300 उसमें सुझाव भी आए थे। कमेटी के बहुत सारे मेंबर भी थे, है ना, कुछ वकील थे, कुछ संगठन के लोग थे, कुछ बुद्धिजीवी थे, लेकिन उस कमेटी से इतर कांग्रेस जो अपने सुझाव ले रही है, क्या वो तथ्यात्मक हैं? देखिए, कमेटी से इतर है इसलिए हाँ, कमेटी क्या उसका वैल्यू होगा? कमेटी जो बनाया गया था वो तो TRI को जिम्मा दिया था ना सरकार, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको जिम्मा दिया था। उन्होंने सबसे पहले ड्राफ्ट बनाया था 2022 में, फिर उसको 23 में सरकार ने जारी किया और उसके बाद उसमें सुझाव मांगे। बहुत सारे सुझाव दिए गए, लेकिन जो सुझाव महत्वपूर्ण थे, बड़े सुझाव थे, उसको शामिल नहीं किया गया। अमूमन सरकार यही करती है, वो दिखाने के लिए वो कहते हैं कि हम सुझाव आपसे लेना चाहते हैं, ताकि वो कोरम पूरा करना है उनको। कोर्ट में जाएगा मामला तो वो बोलेंगे कि लोग ये ना कहे कि हमसे आपने पूछा नहीं। बिल्कुल, पूछ भी लेंगे और आपकी चीजों को डालेंगे भी नहीं और बोलेंगे हमने इनसे पूछा था। तो इसीलिए तो ये बैकफुट पे चले गए।
तो हम लोगों ने कहा जब आपने इतना प्रक्रिया चलाया उसके बाद भी आपका घूम फिर के वही जेपी आ रहे हैं। लेकिन कमेटी से इतर कांग्रेस का सुझाव लेना और के राजू का ये कहना कि हम पूरे देश से सबसे बेहतर पेशा कानून हम लागू करेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो चूंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में पंचायत विभाग जो है इनके पास है, कांग्रेस पार्टी के पास, तो वो उसका उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर शायद अलग से नहीं करना चाहिए, जो सरकार कर रही थी मिलजुल के, जिसमें आपने 15 तारीख को रेडिशन ब्लू में देखा, जो इसमें 2 मंत्री कांग्रेस की तरफ से थे और 2 मंत्री जेएमएम की तरफ से। तो जो गठबंधन की सरकार होती है अमूमन ऐसे ही चलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी एक अलग तरह का सुझाव के लिए प्रक्रिया चलाए पूरे राज्य में, जेएमएम अलग तरह से प्रक्रिया चलाए, तो ये गड़बड़ दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी निरंतर प्रक्रिया चला रही है, दूसरी तरफ जेएमएम वाले शांत है, एकदम हाँ मौन है। शांत भी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा नियमावली तैयार है। तो ये क्या है भाई? आपका अगर नियमावली तैयार है तो फिर और जो है कि इधर प्रक्रिया चला रहे हैं, उसका क्या? और अभी मुझे ये भी लागू करने की आखिरी प्रक्रिया चल रही हाँ, है, ये जेएमएम का कहना और हाँ बिल्कुल, और मुझे यह भी पता चला कि कहीं न कहीं अंदर से अब झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि ये जो पंचायत राज विभाग है उसको जो है जेएमएम को दिया जाए और उस विभाग का मंत्री आदिवासी हो। लेकिन शायद उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई है। उसके लिए अभी आप ये क्या कर रहे हैं, अभी आप ये पूरा पेशा का जो मसला है, पेशा नियमावली, ये लोग चाह रहे हैं कि ये लागू हो वो कल्याण विभाग के द्वारा, क्योंकि कल्याण विभाग जेएमएम के पास है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम को भी पॉलिटिकली डेंट लगता हुआ दिख रहा है। इसीलिए उनको लग रहा है शायद अगर कांग्रेस पार्टी के पास ही रहे तो नियमावली भी लागू हो जाएगा, नियमावली आ जाएगा, उसका क्रेडिट वो लेंगे, फिर लागू भी करेंगे, चुनाव के समय क्रेडिट लेंगे। और ऐसा पूरा दिख रहा है परिदृश्य। यदि जेएमएम की पोजीशन अच्छी रहती है 5 साल पूरा होते होते, तो जेएमएम जो है कि अकेले चुनाव लड़ेगी 29। हाँ, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि यदि कांग्रेस को एज मिल रहा है पेशा नियमावली बनाने के मसले पर, तो फिर इसमें इनको डैमेज होगा। मतलब पूरा दक्षिण छोटा नागपुर तो फिर कांग्रेस कब्जा कर लेगी ना। तो इसी डर से ये सब चीजें की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसमें नुकसान किसको हो रहा है? हम लोगों को, आदिवासियों को नुकसान हो रहा है। हाँ भाई, पैसा आपने दोनों इंडिया गठबंधन की दोनों घटक दल हैं, कांग्रेस और जेएमएम, दोनों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा है कि हम यदि वापस आते हैं सत्ता में तो पेशा कानून लागू करेंगे। तो आप पेशा कानून 1996 को उपयुक्त नियमावली के द्वारा लागू कीजिए। आप तो जेपीआर थोप रहे हैं हमारे ऊपर, तो ऐसे कैसे चल सकता है ना? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मतलब उदाहरण के साथ अगर हम बातचीत करेंगे तो आपको भी समझने में आसानी होगी। दादा, अभी नगड़ी का मामला चल रहा है, रिम्स 2 बनाने की बात हो रही है। बीआईटी अपनी जो घेराबंदी है उसे बढ़ा रहा है और बढ़ाने के एवज में पूरा आधा गांव उसमें भी चला जा रहा है। लोग वहाँ के भी विरोध कर रहे हैं। अगर पेशा कानून लागू हो जाता अभी तक, तो क्या नगड़ी का जो रिम्स 2 बनना तय था वो हो पाता या फिर बीआईटी जमीन ले पाता? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं ले पाता। ना सिर्फ आपका नगड़ी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यदि 2001 में झारखंड में एक उपयुक्त नियमावली बनाकर पेशा कानून को लागू कर दिया गया होता, तो जिस तरह से विस्तार हुआ है बाहरी आबादी यहाँ पर, वो रुक जाता। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे सीएनटी एक्ट, उसमें तो जमीन इंडिविजुअल के नाम पर है, वो चुपचाप से गैर आदिवासियों को सादा पट्टा में दे रहे, किसी को पता नहीं चलता। पेशा कानून लागू हो गया होता तो एक आदिवासी भी अपनी जमीन को आदिवासी को बेचे या किसी को भी बेचे, उसको ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ता। बिल्कुल। और लोग डर से जो है जमीन नहीं खरीदते, और जो जमीन चली गई है वो भी वापसी हो जाता। तो ये जो पूरा बाहरी लोग आके हमारा जमीन कब्जा कर लिया ना, जमीन बालू इतना बेच बेच के पैसा कमाया, उसके बाद जो है कि स्टोन चिप्स पहाड़ में जो है इलीगल क्रशर चला चला के किया, ये सारा कुछ हाँ रुक जाता है नहीं, हाँ रुक जाता। तो इसी टाइप का जो शराब, आदिवासी इलाके में शराब बेच बेच के हमारे लोगों को बर्बाद किया गया। शराब सरकार बेच नहीं सकती थी बिना ग्राम सभा की अनुमति से अनुसूचित क्षेत्र में। तो ये सारे चीजें रुक जाता, हम लोगों को बहुत फायदा होता। और आदिवासियों को लघु खनिज,
बालू पर अधिकार मिल जाता। आज तक कितने ग्राम सभा बालू बेच के उनका जो है कि उनके पास बहुत बड़ा है। आप सोचिए 24 साल का सफर में कई कैसे ग्राम सभा होते जिनके पास करोड़ों रुपया होता उनका खाते में। बिल्कुल। हाँ, तो नगरी जहां तक आपने कहा, नगरी में बिल्कुल विस्तार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता था। अभी भी चूंकि देखिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून 2013 में आए, इसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में आप जब तक जरूरत अति आवश्यक नहीं हो आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। आप बताइए, सरकार को बताना पड़ेगा आखिर नगरी का बहुफसली जमीन क्यों अति आवश्यक आपको वहां पर रिम्स 2 बनाने के लिए। आपके पास जब बंजर जमीन, झारखंड का सिंचित जमीन कितना है 18%, पूरा तो आपका बंजर जमीन भरा पड़ा है। तो आप नगरी में रिम्स 2 क्यों बनाना चाहते हैं? आप बनाइए ना, रांची खूंटी रोड बनाइए, वहां पर पूरा का पूरा जो है कि आपको बंजर जमीन पड़ा है, वहां नहीं बनाएंगे। बस इनको यहाँ पे लेना है और आदिवासियों को उजाड़ना है। मतलब इतना नुकसान अगर आदिवासी समाज उठा रहा है, आदिवासी उठा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पेशा लागू नहीं हुआ है, ग्राम सभा को वो शक्तियां नहीं मिल पाई हैं। शक्तियां मिलती तो 227 एकड़ जमीन जो रिम्स 2 में जा रहा है नगरी कांके में, वो नहीं जाता। बीआईटी में आधा गांव चला जा रहा है बाउंड्री वाल में। हमारे चैनल में कई सारे वीडियो हैं बीआईटी के भी, वो सारी चीज नहीं जाते। मतलब बहुत नुकसान है ये तो। बिल्कुल। देखिए, इसमें जब हम लोग, चूंकि पहला जो नगरीय आंदोलन था उसमें मैंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उस समय ही स्पष्ट हो गया था। जब भूमि अधिग्रहण की बात हुई थी, ये लोग तर्क दे रहे थे कि ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो है कि सीड बैंक के लिए लिया गया। जब आरटीआई किया गया तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, मेरा हमने एक्वायर कभी किया ही नहीं। तो जब एक्वायर आपने किया ही नहीं, और भूमि अधिग्रहण कानून 1994 वाला में भी है, उसमें स्पष्ट है, ये 1894 स्पष्ट है। उसमें क्या है कि जिसका उपयोग आपने नहीं किया वो वापस जाएगा। अभी 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून में भी वही व्यवस्था है, वापस जाना है। तो जब आपने लगभग 5-6 दशक तक उपयोग नहीं किया, मान लीजिए एक बार के लिए, रैयत को वापस चली जाएगी। एक पहली बात तो आपने लिया ही नहीं है, कानून खुद बनाते हैं, कानून भी देखिए सरकार जो है ना पूरे देश में, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, जो उनके फायदे के लिए है उस कानून को, नीति को लागू करते हैं। जो हमारे आदिवासियों के लिए फायदे के कानून नियम है उसको लागू नहीं करते। अब देखिए हमारा ही जैसे जेवरी गांव, जहाँ पे हम लोगों ने पारंपरिक ग्राम सभा का जो है कि एक कार्यकारिणी बनाया, और ये हमारे पारंपरिक ग्राम सभा को ये कहा जाता था कि यहाँ ये महिला विरोधी है, वंशवादी है, काबिल लोग नहीं है, हाँ न्याय विरोधी है। सभा कैसे ये सारा चीज हैंडल कर कैसे, वही तो काबिल लोग नहीं है। उसके साथ साथ बोलते ये लोकतंत्र विरोधी है। लेकिन जब गांव के लोग सर्वसम्मति से महिलाओं को उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जैसे पदों में बैठा दिया, जो वहाँ के शिक्षित युवा हैं उसको भी सचिव, उपसचिव जैसे पदों में बैठा दिया गया, तब अभी क्या कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जांच में चले गए कि जांच करो। हाँ, कहीं कौन गए? डीसी, मतलब थाना से फोन आया, वहां पर वीडियो गए, आज का जो अखबार है का बता रहा है, ये एसडीपीओ गए, सीओ का फोन आया, आपका वहां पर डीसी का ऑफिस से भी फोन आया कि डीसी मिलना चाहते हैं। उसके बाद आपका ये सब डिवीजन जो ऑफिसर है उनके यहाँ से भी फोन आया। सरकारी महकमा में अभी हल्ला है, और वो लोग जांच कर रहे हैं कि ऐसे देखिए कहीं आदिवासी लोग पार्लर गवर्नमेंट तो नहीं चला रहा है। बताइए, मतलब जब आदिवासी लोग अपने गांव को बचाने के लिए, अपना हक के लिए कानून सम्मत संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रावधानों के आलोक में जो काम कर रहा है उस पर आप जांच कर रहे हैं, और जो कानूनी प्रावधान है जिसके द्वारा सीएनटी एसपीटी कानून के तहत लाखों एकड़ जमीन रोज दिन चला जा रहा है आदिवासी, उस पर कोई जांच नहीं। क्या थोड़ा सा हम आपको बता दें कि दादा जिस जेवरी गांव की बात कर रहे हैं, खूंटी की स्टोरी हमने 2 दिन पहले आपको दिखाई थी, एक विश्लेषण स्टोरी थी। खूंटी का एक गांव है जेवरी गांव, वहाँ पर लोगों ने ग्राम सभा बनाई और वहाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो है महिला पुरुष मिलकर चयनित हुए हैं। और सबसे खास बात जो हमेशा पेशा पे ये सवाल उठता है कि महिलाओं को अगर ग्राम सभा बनेगी तो उनको अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जब वहाँ ग्राम सभा बनी तो कोषाध्यक्ष जो पैसे का देखभाल करता है, जो पूरा उसका लेखा जोखा रखता है, वो एक महिला को बनाया गया है। बिल्कुल।
मतलब महिला को इतनी बड़ी ताकत दी गई है ग्राम सभा में, जो सबसे बड़ा सवाल था पेशा को लेकर सरकार बार बार उठा रही थी। और सबसे खास बात उस गांव की कि जितने भी वहां पर लड़ाई झगड़ा के मामले होते हैं अभी ग्राम सभा निपटारा कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस जेवरी गांव की कि वो बालू का टैक्स वसूल रही है। उनके गांव से जो बालू निकल रहा है उनसे टैक्स वसूल कर रही है, जो बाकायदा पेशा में ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और पर ट्रैक्टर 300 रुपया ले रही है। तो समझ लीजिए दादा, अगर मान लीजिए कि एक दिन में 40 ट्रैक्टर निकलती है तब तो अच्छा खासा पैसा ग्राम सभा में जा रहा है। इसीलिए जो नौकरशाह है ना, ब्यूरोक्रेट्स, सरकार को डरा रहे हैं कि यदि आपने ग्राम सभा को दे दिया तो ये तो लघु खनिज तो ग्राम सभा का अधिकार है, तो सारा पैसा तो उनके पास जाएगा, आपके पास कहाँ पैसा आएगा। दूसरी बड़ी बात कि आदिवासी अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल। और उस जिवरी गांव की जो बहुत बड़ी बात यह है, वहाँ पे हॉकी का खेल का मैदान है और वहाँ पे आयोजन करते हैं हर साल हॉकी का, है ना। और उसमें भी उस मैदान से लगभग 6 लोग बड़े मतलब जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उसमें ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि उस दिनों में आप देखेंगे वो इंटरनेशनल या नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। हाँ, विश्लेषण में हमने आपको बताया था कि बहुत कोई बोलते हैं कि टैक्स ले रहा है। अगर ग्राम सभा जो है टैक्स लेना शुरू कर देगी चिप्स पे या फिर बालू पे, इतने पैसे का करेगी क्या, ये सवाल था बहुत सारे लोगों का। लेकिन हम आपको बता दें कि वो ग्राम सभा जो है जेवरी गांव का, उन्होंने उस पैसे का काम मतलब विकास में लगाना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल। पाइपलाइन बिछाई जा रही है गांवों तक पेयजल लाने के लिए। मतलब जो काम सरकार को करना चाहिए था वो ग्राम सभा अपनी शक्ति को पहचानते हुए टैक्स वसूल रही है और उस पैसे का प्रयोग गांव के विकास के लिए हो रहा है। और ये लाइवलीहुड के सेक्टर में भी मतलब सिमली लता जो छोटा छोटा पौधा होता है जिसमें आप लाह लगा सकते हैं। अच्छा। तो साल में एक बार निकलेगा और वो छोटा छोटा पौधा तो महिलाएं भी उसको काट सकती है। बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें चढ़ना मुश्किल होता है। तो सोचिए लाइवलीहुड के क्षेत्र में भी वो लोग सोच रहे हैं। उसके अलावा जो धान, चूंकि गाँव से बहुत सारा धान लोग बेच देते हैं जरूरत के समय में, तो वहीं पे जो है कि एक छोटा मतलब ये चावल का प्लांट लगाने का प्लान भी चल रहा है, ताकि वहाँ लोग खुद उस धान को खरीदेंगे, ग्राम सभा खरीदेगी। एक स्टोरेज। हाँ, नहीं स्टोरेज नहीं, वो धान को खरीद के उसको चावल बनाएंगे। अच्छा। और उसको डायरेक्ट बाजार में बेचेंगे। हो सकता है कि अगर ये अच्छा हो गया, बढ़िया अगर ये काम किया तो ग्राम सभा का अपना ब्रांड हो जाएगा चावल का, बाबा चावल जैसे हम लोग बाहर से खाते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले से बोल देना ये लोग काबिल लोग नहीं है, आपने अवसर दिए नहीं और पहले बोल रहे हैं लोग काबिल लोग नहीं। असल में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। जेवरी गांव ने दिखा दी। दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया, बिल्कुल। बहुत सारे लोग मतलब हमें उस वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे कि कैसे हम ग्राम सभा इसको शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि जेवरी गांव को देख के ही कोई दूसरे लोग अगर खुद में ग्राम सभा को सशक्त करना चाह रहे हैं, एक तरह से कहिए कि पेशा लागू करना चाह रहे हैं, तो कैसे शुरू कर सकते हैं? देखिए, उसमें उनको ग्राम सभा की बैठक बुलानी चाहिए। फिर उसमें जो है कि बातचीत करना चाहिए कि क्यों हमें ग्राम सभा चाहिए। पेशा कानून जो आपको अधिकार दिया हुआ है ना, और आप परंपरा है हमारा, हाँ, हमारे पुरखे, मतलब इसको भी समझना पड़ेगा। हम आदिवासियों के पुरखे ही ऐसे थे जिसको लोग कहते हैं अनपढ़ गंवार काबिल लोग नहीं, जिन्होंने न आर्यों की गुलामी स्वीकार की, न मुगल का और न ब्रिटिश का। ब्रिटिश को चुनौती दिया, दूसरे लोग तो बाद में चुनौती दिए। उसके बाद अपनी व्यवस्था बिना पुलिस का चलाया, बिना जेल का चलाया, बिना कॉपी कलम का चलाया। तो क्या वो काबिल लोग नहीं थे? उसके बदौलत हम यहाँ तक आए। तो इसलिए ये सब चीज़ों को, इतिहास को देखना पड़ेगा हर एक गांव का। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर गांव छोटा है तो 11 लोगों का कार्यकारिणी बनाइए, गांव अगर बड़ा है तो 15 लोगों का बनाइए। जैसे जेवरी ने 15 लोगों का बनाया, जिसमें हाथू मुंडा जरूर अध्यक्ष होना चाहिए। वहाँ पे पहान हैं, उनको उसमें सदस्य रखना चाहिए। ऑलरेडी परंपरा में जो है कि सचिव हैं, पारंपरिक सचिव, उनको रखना चाहिए। और जो पद खाली हैं, जैसे उपाध्यक्ष हो गया, कोषाध्यक्ष, हम लोग कह रहे हैं कि चूंकि महिलाएं पैसा को बहुत अच्छे से डील करती हैं, और कई जगह आप देखेंगे पैसा आने से पुरुष लोग हरिया दारू भी पीने लगता है। तो हम लोग इसीलिए महिलाओं को कोषाध्यक्ष के पद के लिए प्रपोज कर रहे हैं। और बेहतरीन हुआ जोहरी में कि गांव के लोग खुद महिलाओं को प्रपोज किया कि ये महिला रहेंगे, ये रहेगी। अमूमन पुरुष लोग विरोध करते हैं, है ना।
और डिस्कशन हुआ, महिला लोग भी जिसको कहा गया तो अगर वो नई क्षमता वाली है या उनका कुछ और कहीं एंगेजमेंट है, उन्होंने कहा मुझे नहीं, इनको बनाना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ही जो हमारे पुरखे कंसेंट बेस पे करते थे ना, सर्वसम्मति से, उसी टाइप का वहाँ पे किया गया। तो हर जगह इस तरह से किया जा सकता है। मतलब आपको अगर बड़ा गांव है तो बड़ा टीम बनाना होगा, बिल्कुल, छोटा गांव है तो छोटा टीम बनाना होगा, और सर्वसम्मति के साथ एक भार उनको देना होगा, एक एक पद उनको देना और होगा, उसके साथ साथ बैंक में भी खाता खोलना है। अच्छा, बैंक, हाँ, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, तो फिर फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे टैक्स मान लीजिए कि बालू है या स्टोन चिप्स है, कुछ है तो टैक्स भी आएगा। दूसरा, सामाजिक स्तर पर कुछ दंड वगैरह दिया गया तो वो भी पैसा आएगा। और विशेष जो है वो DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा, ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा, और गांव के विकास का योजना जो है, जो अमूमन क्या होता था, जो पंचायत समिति मुखिया और वार्ड सदस्य उसमें होते हैं, वहां आता था, वहां परसेंटेज जो लोग खाते हैं और वीडियो को भी देते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कह रहे हैं, जब गांव सरकार भी मानती है कि गांव अपना योजना बनाए और उसका अनुमोदन करे, और जब खर्च होगा उसका भी वैलिडेशन करे। जब गांव ग्राम सभा इतना कुछ कर सकता है तो उस योजना को क्यों नहीं लागू कर सकता है? तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप कार्यपालिका की शक्ति ग्राम सभा को ही दीजिए, क्योंकि हमारे पुरखों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों शक्ति है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये विधायिका दे रहे हैं, न्यायपालिका दे रहे हैं, कार्यपालिका को मुखिया को दे रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे बिल्कुल पारंपरिक शासन व्यवस्था में मुखिया का या वार्ड का कोई स्थान नहीं है। बस इसलिए इस तरह कैसे काम करेंगे तो देखिएगा चीजें बदल जाएगी, है ना। दादा, आपने एक बात कही कि जेवरी गांव में जब ये ग्राम सभा बनने की बात बाहर आई तो सरकारी महकमा में हड़कंप मच गया, लोग फ़ोन करने लगे। तो ये जो टैक्स उठाया जा रहा है ये क्या गैरकानूनी कहा जाएगा या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि गांव में विलेज नोट भी है ना। विलेज नोट है और उसमें गांव का एरिया दर्शाया गया है कि 1006 एकड़ जो है उसके दायरे में गांव है। तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, है ना, चाहे वो खनिज संपदा है, लघु खनिज है, आपका जंगल है, या जिसको प्रति जमीन बोलते हो, सब कुछ पर ग्राम सभा का अधिकार है। इसके बारे में नियमगिरी जजमेंट देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नियमगिरी जजमेंट में स्पष्ट कहा है कि ग्राम सभा जो है वो भी पेशा कानून का रेफरेंस देकर, पेशा कानून की धारा 4 का ही रेफरेंस देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्राम सभा अपने संसाधनों को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए सक्षम है, इसलिए जो भी है उस पर ग्राम सभा का अधिकार है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, जैसे रघुवर दास, बालू घाट भी उसका है, बिल्कुल वो जैसे चाहे इसका यूज बिल्कुल रघुवर दास सरकार, जो माननीय रघुवर दास जी थे, मुख्यमंत्री थे उस समय में, इन्होंने क्या किया, लैंड बैंक बनाया, गांव की जो प्रति जमीन है उसको डाल दिया ग्राम ये लैंड बैंक में, सरना मसना देसावली सबको डाल दिया। भाई आप बिना ग्राम सभा की अनुमति के कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और पहले देखेंगे क्या होता था, अमूमन ये होता था कि सरकार और कॉरपोरेट दोनों के बीच MOU हो गया, उसके बाद सीधे सर्वेयर को गांव भेज देते थे, और सर्वेयर बिना पूछे जो है कि वहां पे अपना आपका जमीन नाप रहा है। कैसे नापेंगे भाई? आप आए हैं तो गांव का हाथू मुंडा से पूछेंगे ना। पढ़ा राजा, हाँ, पढ़ा राजा गांव के लेवल पे तो हाथू मुंडे होते हैं, है ना। तो गांव का है तो आप हाथू मुंडा से पूछिए। अगर हाथू मुंडा से आप बिना पूछे आप जमीन आप नापेंगे। और अभी भी सवाल आया, जैसे ही खबर छपी कि बाहर के लोग जो जाते हैं तब उनका रजिस्टर में नाम लिखा जाता है, उनको आपत्ति है। तो हम कह रहे हैं जब आपका जो अपार्टमेंट है या शॉपिंग मॉल, सब जगह तो भाई हम लोग रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल, है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप गए गांव, हम लोग नाम लिखे, आपको दिक्कत, बड़ा मुश्किल है भाई। जी, उस ग्राम सभा में जेवरी गांव के लोगों ने जो ग्राम सभा बनाई थी उसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि गांव में अगर कोई प्रवेश करता है तो बाकायदा रजिस्टर में नाम मेंशन होगा, कहाँ से आए हैं और किसके घर जा रहे हैं, और जानते ये मेंशन होगा। दादा ने सही उदाहरण दिया कि अगर आप किसी अपार्टमेंट में जाएंगे ना तो आपको नीचे मेंशन करना होता है डायरी गार्ड के पास कि आप किसके पास जा रहे हैं और अपना फ्लैट नंबर बताइए। और सरकार खुद, जैसे DC साहब को आपत्ति है, गांव का ग्राम सभा अगर किसी का नाम लिख रहा है, DC साहब, SDO साहब को आपत्ति है, लेकिन उनका दफ्तर जाएंगे तो बिना लिखे हम लोग अंदर जाते हैं क्या? बिल्कुल करना पड़ता है। मतलब आपका शासन ठीक है और हमारा शासन गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? दो नियम तो नहीं चलेगा। और वहां भी जेवरी ग्राम सभा क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है
कोई मान लीजिए गांव तरफ आया, उसके साथ कुछ घटना घट गया, जिम्मेवार कौन होगा भाई? अगर कम से कम उसका लेखा जोखा रहेगा तो पता तो चले कि कोई व्यक्ति कहाँ से आया, गुम हो गया, कैसे पता चलेगा, कैसे खोजेंगे? कम से कम वो बोलेगा ना, हाँ हमारे गांव में इतना टाइम में पहुंचा था। नहीं, मैं ये खबर जब पढ़ रही थी, प्रभात खबर में आई थी 2 दिन पहले, जब मैं ये खबर पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला बात आया कि जो अभी बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रही है, अगर मान लीजिए इस तरीके से लेखा जोखा गांव घुसने से पहले अगर किया जाए, तो ये घुसपैठ वाली बात भी खत्म बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल स्वतः खत्म हो जाएगी। इसमें से बहुत कुछ चीजें, जैसे नक्सलवाद का समस्या है या फिर अफीम, और इसमें बहुत प्रोग्रेसिव ये गांव है, उसने निर्णय लिया है कि यहाँ पे अफीम की खेती नहीं होगी, और इसीलिए हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये जो सिमली लता जो मैंने कहा, सिमली लता के द्वारा जो है कि ये लोग लाह की खेती कर रहे हैं। उसके अलावा लाइवलीहुड के अदर सोर्सेस, जिसमें मैंने कहा आपको राइस प्लांट का बात हो रहा है, और भी दूसरे पॉसिबिलिटीज खोजे जा रहे हैं, ताकि गांव के लोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से इसमें फंस जाते हैं अफीम की खेती में, वो सब चीज़ों से बाहर निकले। तो हम लोग सारे चीज़ों को पॉजिटिवली ले रहे हैं और प्रशासन नेगेटिवली हमारे खिलाफ जो है कि कह रहे हैं कि ये लोग समानांतर सरकार चला रहे हैं क्या। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये लोग गए, जाँच उस किए, तब ये लोग अभी रिपोर्ट लिख दिया कि नहीं ये कोई समानांतर सरकार नहीं है, ये ग्राम सभा जो है कि अपने तरीके से काम कर रहा है, जो दूसरे ग्राम सभा है उसी टाइप का। दादा, अगर झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में 16,000 ग्राम सभा है। अगर 16,000 ग्राम सभा में जेवरी गांव की तरह वहां के ग्रामीण अगर स्वतः ग्राम सभा की शक्तियां जान ले, टैक्स उठाने लगे या और भी चीज़ें करने लगे गांव के विकास का, तो पेशा की ज़रूरत पड़ेगी क्या? देखिए, ये जो 16,000 ग्राम सभा जो आपने कहा, ये झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों की, हाँ, तो इसमें जेवरी गांव एक उदाहरण बन गया, मॉडल बन गया, जहाँ पे मतलब ये पारंपरिक ग्राम सभा की कार्यकारिणी बनी, और वो कार्यकारिणी अब सभी चीज़ों का आप मूव करना शुरू कर दिया है। तो आपने सही कहा कि क्या पेशा कानून की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो। देखिए, पेशा कानून तो विधिवत रूप से लागू नहीं है, लेकिन पेशा कानून 24 दिसंबर 1997 से लागू है। तो इसीलिए अब हम लोग सरकार का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार विगत 3 वर्षों के अंदर 3 पेशा नियमावली का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, और तीनों में सरकार फेल हो चुकी है। इसलिए अब जब सरकार नहीं करना चाहती है, सरकार हम लोगों को अधिकार देना नहीं चाहती है, तो जिस तरह संविधान लागू है देश में, पेशा कानून भी लागू है अनुसूचित क्षेत्रों में। तो हम लोग अपना ग्राम सभा की कार्यकारिणी बना के काम चालू कर दिया कि 16,000 गाँव में अगर ये सारी चीजें शुरू हो गई, सरकार को नुकसान होगा बालू और चिप्स में? जरूर नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन होगा, क्योंकि सरकार जो है ग्राम सभाओं का जो अधिकार है उसको छीन कर बेच रहे, और छीन कर ही ना, मेरा अगर राइट्स है उसको आप मतलब मेरा हाथ बांध दिए और आप सब कुछ बेच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? छीन कर ही बेचना बोलेंगे ना। तो जिसको सरकार और जो भी माइनिंग लॉबी है छीन कर लूट कर बेच खा रहे थे, अब इसमें हिस्सेदारी तो होगी ना। अब ग्राम सभा क्लेम करेगा, अपना अधिकार लेगा, तो सरकार का हक तो घटेगा। बाकी जो खासकर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो माइनिंग माफिया को होगा। क्यों माइनिंग माफिया को होगा? क्योंकि माइनिंग माफिया बड़े पैमाने पर इलीगल रूप से काम करते हैं, चाहे वो बालू का मसला हो या स्टोन चिप्स का मसला हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक नदी का एक जो है कि बालू घाट है, वहाँ 1000 ट्रक निकला, तो लोग लिखेंगे 100 ट्रक, और बाकी का पैसा बालू माफिया के पास चला गया, थोड़ा अफसरों के पास चला गया। यही हो रहा है। ये आपको कोयला में भी आपको दिखेगा, आयरन ओर में भी दिखेगा, आपको बॉक्साइट में भी दिखेगा, हर एक जगह यही हो रहा है। इसीलिए आप रांची में देखते हैं सडनली बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। कहाँ से? पैसा किसका है? यही इलीगल माइनिंग का पैसा है। इसीलिए जो जितने भी चाहे जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, है ना, जंगल माफिया हो, हाँ, यही लोग और ब्यूरोक्रेट्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा, मतलब 1500 करोड़, थोड़ा मोड़ा नहीं। कायक का रिपोर्ट है 2024 में जारी किया, उसमें लिखता है कायक कि 1500 करोड़ रुपया जो 4 जिले के डीसी, 6 जिले के डीसी ने मिलके ऐसे जगह खर्च किया जहां खर्च ही नहीं करना था। मतलब वो कहाँ खर्च करना है? या तो जो माइनिंग से प्रभावित कम्युनिटी है
उनके लिए या माइनिंग एरिया के लिए। वो ऐसे जगह खर्च किया जिसका माइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ डीसी जो है कि रांची का डक बंगला बना दिया अपने मकलुक्सीगंज में। हाँ, कहीं पे टॉयलेट बना रहे हैं ये लोग, कहीं पे जो है ओपन जिम बना रहे हैं। तो ऐसा जो पैसा बंदर बांट किए गए ना, ये सब चीजें सीधा ग्राम सभा में जाएगा। और जब बेनिफिशियरी का भी लिस्ट बनाना है आपको डीएमएफटी फंड के लिए, तो ग्राम सभा का अनुमति चाहिए, उसको शामिल करना है। इसमें शामिल नहीं किया तो हर जगह ग्राम सभा अड़चन बनेगा। इसीलिए लोग नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून के द्वारा पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार दिया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये मेरा निजी सवाल है, कई बार खबरें पढ़ते पढ़ते हमारे मन में भी सवाल आ जाते हैं। अगर बालू पर पूरा अधिकार अगर ग्रामीणों को मिल जाए, मतलब ग्राम सभा को मिल जाए, और सरकार को अगर बालू की जरूरत होगी पुल पुलिया बनाने के लिए, तो फिर ग्राम सभा से खरीदना होगा? जरूर खरीदना पड़ेगा। जबकि ये बड़ी देखने वाली बात। आप सोचिए ना कि उसको दूसरे तरीके से देखिए। आपके पास आम का बगान है, वो आपका है, गांव का है, तो अगर किसी और को चाहिए तो उसके लिए तो पे तो करना पड़ेगा ना, तो इनको भी पे करना पड़ेगा। तो दर्द तो इनको इसी में हो रहा है ना कि सारा अधिकार इनको देंगे। और अभी तो पेशा कानून के तहत हम लोग सिर्फ लघु खनिज का बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही सभी जगह ग्राम सभा बन जाएगा, आने वाले समय में देखिएगा कि हम लोग बड़े खनिज, कोयला पर भी हक मांगेंगे, आयरन पर भी मांगेंगे, बॉक्साइट पर भी, सब पर मांगेंगे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तब ये खनिज संपदा किसके थे, जमीन किसका था, जंगल किसके थे, नदी और पहाड़ किसके थे, हमारे पुरखे के थे। तो सारे जब हमारे थे, ब्रिटिश हुकूमत आई, नियम कानून बना बना के सब चीज़ को अपना घोषित कर दिया। जमीन सरकार की, जंगल सरकार का, खनिज सरकार का, तो ऐसे चलेगा क्या? भाई हमारे इलाके में 5वीं अनुसूची हमारा है। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया और झारखंड के 2 जिले चुटिया नागपुर और संथाल परगना को शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में डाला। तो ये जो इलाके है चुटिया नागपुर और संथाल परगना के, ये आदिवासियों के हैं। तो यहाँ पे जो भी है, चाहे आयरन ओर है, चाहे कोयला है, चाहे बालू है, चाहे पहाड़ पत्थर है, चाहे जंगल है, सब पर आदिवासियों का अधिकार है। हम लोग अधिकार लेंगे। मेरे लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार को अगर कोई फ्लाईओवर बनाना है या कुछ भी बनाना है तो ग्राम सभा से उसे बिल्कुल खरीदना होगा। ये बड़ी दिलचस्प बात रहेगी अगर ऐसा हो गया तो। दादा, अब आखिरी हम लोग मतलब आखिरी पायदान की ओर बढ़ते हैं। फिर से हम कांग्रेस में जाना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस बहुत दिलचस्पी दिखा रही है पेशा में। क्या लगता है, अब इतना दिलचस्पी दिखा रही है तो कब तक लागू हो जाएगा पेशा? देखिए, मुझे डाउट है इन लोगों पर। डाउट है? हाँ, इन लोगों पर डाउट है। कांग्रेस पे बिल्कुल डाउट इसलिए है कि एक तरफ ये लोग क्या करते हैं, संविधान बचाओ, जम के संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं, रैली करते हैं, सब करते हैं। वो ठीक उसी तरह नैरेटिव बनाते हैं जिस तरह से बीजेपी जो है हिंदू खतरे में है, शरणादिवासी खतरे में है, गौ माता खतरे में है। ऐसा नैरेटिव बना के ये लोग उसको सीढ़ी के रूप में उपयोग करके सत्ता में पहुंच जाते हैं। सत्ता में पहुंचने के बाद वो चुप हो जाते हैं। उसी तरह कांग्रेस क्या कर रही है, संविधान खतरे में है, आपके अधिकार खतरे में है, ये नैरेटिव बनाकर एक सीढ़ी बना रही है हम लोगों को सत्ता तक जाने के लिए। वो इसीलिए दिखता है कि देखिए अभी जस्ट कल ही कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने यहाँ नगर पालिका चुनाव की तैयारी किया। बिल्कुल। और दूसरे जिले में भी जो स्थानीय निकाय जो हैं, स्थानीय नगर निकाय की चुनाव की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो अभी तक ना तो उसकी डेट की घोषणा हुई है, ना ही दलीय आधार पर होगा नहीं होगा ये भी फिक्स नहीं है। नहीं, इसको तैयारियां शुरू हो गई। तो इसको समझना इसलिए है, यदि ये संविधान को मानते हैं, इनकी मानसा संविधान को बचानी है, तो ये लोग नगर निकाय चुनाव में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जो नगर पालिका अधिनियम 2011 जो मैंने पहले ही आपको कहा, ये संविधान के अनुच्छेद 243 ZC1 का उल्लंघन करके बनाया गया है, संविधान विरोधी है। तो फिर आप जो व्यवस्था संविधान के विरोध में है, उस व्यवस्था के तहत आप चुनाव कैसे जा रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो संविधान कैसे बचेगा? अगर इनको, और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इसके बारे में जब बात हुआ माननीय कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी से, तो उन्होंने मुझे स्पस्ट कहा कि आप, हाँ, पहले जब रिश्ते अच्छे थे, अभी खराब हैं, तो मैंने उनको कहा
तो स्पष्ट बोले कि आप पैसा की बात करें उतना तक तो ठीक है, आप नगर पालिका का मसला मत उठाइए, क्योंकि नगर पालिका से सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, इसलिए सरकार नहीं मानेगी। ये तो शिल्पी नेहाती हाँ, जी ने कहा मुझे, तब मैंने उनको कहा तो ये तो असंवैधानिक है। हाँ। तो अगर ये सही है सरकार के लिए, क्योंकि उनको टैक्स मिलता है, और उसी तरह अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा से बिना अनुमति लिए ये लोग दारू बेच रहे हैं, क्योंकि टैक्स इनको लेना है, तो जो अपराधी लोग या बहुत सारे ऐसे लोग, वो भी तो अपने आजीविका चलाने के लिए ही ये सब करते हैं, तो उसको भी अलाउ कर दीजिए ना। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मुझे इनके ऊपर पूरा डाउट है। इनको सिर्फ सत्ता में जाने के लिए शायद इन सब चीजों को एक सीढ़ी के रूप में उपयोग तो करना इन्हीं चाहते हैं। सवालों से रिश्ते खराब हो गए क्या? बिल्कुल। मैंने बहुत सवाल उठाए कई प्रोग्राम में, मैंने कहा बोलने वाले लोगों को हाँ पसंद बिल्कुल, नहीं आते। मैंने सीधा सवाल उठाया था कि कौन सी ऐसी ताकत है जो इंडिया गठबंधन की सरकार को पेशा कानून झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने नहीं दे रही। ये सवाल उनको बहुत अंदर से चोट पहुंचाया। उसके बाद रिश्ते खराब हुए। चलिए। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं। आज से नहीं लड़ रहे हैं, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गया मेरा लड़ते हुए, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दो सवाल हैं जो अक्सर लोग हम लोग से पूछते रहते हैं, चूंकि हम लोग आपसे साक्षात्कार करते रहते हैं। दो सवाल उसके बाद खत्म करेंगे। एक तो लोग बोलते हैं कि ग्लानसंग जी जो हैं सिर्फ कांग्रेस की बुराई करते हैं, उस पर केवल सवाल उठाते हैं, जेएमएम पे कुछ बोलते नहीं है। नहीं, मैंने जेएमएम पर, आप याद कीजिए, जिस तरह से खूंटी में जिला अध्यक्ष को जेएमएम ने नहीं हटाया, उस पर मैंने बहुत सवाल उठाया है। सवाल इस पर उठाया कि जेएमएम का मैनिफेस्टो में है कि एक जिला अध्यक्ष 2 टर्म ही रहेगा, ये तीसरा टर्म कैसे है। दूसरा, जब जेएमएम के खुद कार्यकर्ता आंदोलन पर उतर आए तब भी उसको नहीं हटाया गया। और चुनाव से पहले जेएमएम नेत्री माननीय कल्पना सोरेन जी खुद बोली कि चुनाव के बाद हम इसको हटा देंगे। उसके बाद इन्होंने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आपको ये भी मैं बताता हूँ, उसके बाद आप इसमें भी शायद आप कह सकते हैं, आप तो सिर्फ निचले स्तर पर बात करें, ऊपर में नहीं बात करें। मैं बताना चाहता हूँ, जब नगरी का मसला आया तब भी मैंने कहा कि जब दिसुम गुरु नगरी जाके, हाँ रिम्स 2 की बात, दिसुम गुरु नगरी जाकर वहां पे ऐलान कर दिया जोतो ना यार, अब वहां उस जमीन पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स 2 बनाना चाहते हैं, तो ये तो गलत बात है, उनके पिताजी के खिलाफ है। उनके पिताजी ने नगरी से ये भी कहा कि आदिवासियों को हड़िया दारू छोड़ना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि ग्राम सभा के परमिशन से शराब बेचेंगे। आप शराब बेच रहे हैं, पिताजी चाहते हैं, दिसुम गुरु चाहते हैं शराब ना बिके, आप शराब बेच रहे हैं। तो मैं पॉलिसी लेवल पर मैटर पर हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये चाहे जेएमएम हो, इसमें मेरा कहीं से भी कोई समझौता। लेकिन नगरी मामले में लोग ये भी कह रहे हैं कि ग्लानसंग जी खुल के नहीं विरोध कर रहे हैं। नगरी उस समय जो आंदोलन हुआ था 12 के आसपास, तब बहुत सामने आके विरोध किए थे, अब इसमें सामने आके विरोध नहीं कर रहे। देखिए, इसमें मैं इसलिए चाहता था कि गांव के लोग लीडरशिप ले, गांव का लीडरशिप से आगे बढ़े और उसके इर्द गिर्द लोग, गांव वालों को डर भी हाँ, तो लगता लेकिन है वही है कि कोई लीडर रहने से ताकत हाँ, मिलती है। गांव वाले लोग लीडरशिप नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिफेंसिव हो रहा हूँ। इसलिए कि देखिए, इसमें जो भी, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, जब मूवमेंट अच्छा चला उस समय हम लोगों ने रोक दिया, और केंद्रीय मंत्री माननीय जयराम रमेश जो है कि वार्ता पे आए, फिर उन्होंने कहा कि इसको हटा के जो है कि सुक्रूहुटू में बनाइए, और वहाँ पे IIM जो है कि वहाँ पे ये IIIT वगैरह शिफ्ट हो गया है ना, उनका प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया। तो एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने जीता था। उसके बाद सलखन मुर्मू अपना राजनीति चमकाने के लिए कुछ कोशिश किए थे, गाँव वाले लोग फिर उनके चक्कर में आ गए। फिर अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे बाबूलाल मरांडी चले गए, उन्होंने कहा कि हम पूरे झारखंड के आदिवासियों को लेके आएंगे और जो है कि बनाने नहीं देंगे। तो मुझे इसलिए मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया, जब ये लोग जो खुद पेशा नहीं लागू किए ऐसे लोग लीड ले रहे हैं, तो उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ऐसे मुझे प्रतीत होता है। मैंने यहाँ तक कहा कि जब मेरी भूमिका वहाँ पे होगी तो मैं जरूर जाऊँगा। लेकिन ये मुद्दा है, अगर नेता आते हैं तो गाँव वाले तो भगाएंगे नहीं ना। हाँ, नहीं भगाना चाहिए, लेकिन लीडरशिप खुद लेना चाहिए, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वो लीडरशिप नहीं ले रहे हैं, जिस प्रोग्रेसिवनेस के साथ वो लोगों ने नगरी 1 में लीडरशिप तो अब भी कर रहे हैं, ग्रामीण ही कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं, लेकिन उनको वो देखना पड़ेगा, बड़ा नेता तो अभी दिख नहीं रहा है। उनको देखना पड़ेगा कहीं आपका मूवमेंट को कोई सीढ़ी के रूप में तो उपयोग नहीं करना चाह रहा है।
इसलिए आप लीडरशिप लीजिए। जैसे ज्यूरी का उदाहरण देखिए ना, ज्यूरी में हमने कहीं भी क्रेडिट नहीं लिया। वहाँ पे हम लोग ज्यूरी इसलिए गए कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो शक्तिशाली हैं, वो पॉलिटिकलाइज हैं, वो बोलते हैं, प्रशासन सवाल उठाएगा, पुलिस सवाल उठाएगा, हर जगह वो फेस कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर जगह ऐसे लोग तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे ग्लैडसन और बाकी जैसे लोग जाके नहीं लड़ सकते हैं ना। हम लोग लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं। आज भी मैं नगरी के साथ हूं। आप उस समय उस जमीन को बचाए थे, बहुत सारे आप लोग थे, बचाए थे। अभी गांव वालों को आप लोगों पे भरोसा है कि ये लोग आएंगे और हमें बचाएंगे? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि मसीहत वाला बात तो मुझे पसंद नहीं आता है। ये होना चाहिए। नहीं, एक जीत एक जीत हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद जग गई। उस समय में हम लोग बहुत प्रोएक्टिव थे। अभी भी हम चाहेंगे, अभी भी देखिए मैं कह रहा हूँ, अभी भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम खड़े होंगे, और नगरी भी जरूर हम जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। हम जरूर जाएंगे, लोगों के साथ जरूर मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर कुछ रास्ता जरूर निकाला जाएगा। गवर्नर के पास जो बैठे थे वहाँ मैं जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ होता है ना परिवार में, या आपको हेल्थ का इशूज हो जाता है, कुछ इशू हो गया तो आप नहीं जा पाते हैं। ये सब कुछ चीज़ें होती है। चलिए, बहुत बातें हुई हैं, लेकिन सबसे खास बात आज के ग्लैडसन दा को हम लोग को बुलाने का इसलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ गया कि बहुत सारी कांग्रेस की चीज़ें सामने आ रही है अखबारों में। जैसे एक तो हमने बताया कि पेशा को लेकर बहुत प्रखर होकर कांग्रेस अब बोल रही है, अब ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जिला स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। और दादा ने खुद उसमें ऐड किया कि ये नगर निकाय चुनाव के लिए भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है कांग्रेस। तो गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस अलग से जो चलना शुरू की है उस पर थोड़ा सा हमें डाउट था, तो हमें लगा थोड़ा सा पेशा को लेकर इस मुद्दे पर ग्लैडसन दा से बातचीत करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे हमने बातचीत की है। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और दो जनता के सवाल थे, एक नगरी मामले में और एक जेएमएम के बारे नहीं बोलते हैं, उसका भी जवाब हमने लेने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। चलिए, कमेंट ज़रूर करिएगा कि दादा ने जो सुझाव दिए हैं या जिन ग्राम सभा की बात हुई है, चाहे ज्यूरी गांव की हो या 16,000 ग्राम सभा में इस तरीके का ग्राम सभा शुरू करने की बात हो, आपको ये सुझाव कैसे लगे हैं ज़रूर हमें बताइएगा। फिलहाल दादा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा समय ले लिए हैं। दादा स्वेटर पहन के आए हैं, मतलब इनकी तबीयत खराब है। अब बार बार मैं इनको फ़ोन कर रही हूँ कि दादा बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे बातचीत करना, तो तबीयत खराब में आए हैं, स्वेटर पहने और हम लोगों ने एसी भी ऑन किया हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दादा समय देने के लिए। चलिए, ये वीडियो ज़रूर आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, उम्मीद बस हम यही करते हैं। चलिए, जोहार रहेगा। जोहार।